नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम व्यवस्थापिका को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका का संगठन किस प्रकार का होता है, या व्यवस्थापिका संगठन की दृष्टि से एक सदनात्मक सही रहती है या फिर द्विसदनात्मक सही होती है। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में बच्चों व्यवस्थापिका के कार्य पढ़े थे। व्यवस्थापिका के कार्यों में हमने पढ़ा विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, संविधान में संशोधन का कार्य है और न्यायिक कार्य है, चुनाव निर्वाचन संबंधित कार्य है। साथ ही हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका किस प्रकार लोकमत का साधन होती है या जनमत का प्रतिनिधित्व करती है, राजनीतिक शिक्षा का साधन होती है जो जनता को राजनीतिक और सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो व्यवस्थापिका के विभिन्न कार्य हमने पढ़े हैं। प्रतिनिधित्व का कार्य करती है, विधायिकाओं का कार्य हित समूहीकरण और हित समूहीकरण का कार्य भी होता है कि कैसे जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना है, और इस आधार पर वह राजनीतिक शिक्षण का कार्य करती है। व्यवस्थापिका राजनीतिक प्रशिक्षण का प्रमुख मंच और साधन होती है क्योंकि वाद विवाद का स्थल होती है। व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत व्यवस्थापिकाओं के मंच पर वाद विवाद होता है जो कि विभिन्न समाचार पत्रों और संचार साधनों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचता है और जनता में एक प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता विकसित होती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका का एक अन्य कार्य भी है जो महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका जांच संबंधित कार्य भी करती है। जैसे कई देशों में व्यवस्थापिकाएं जो है विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन करके विभिन्न जांच संबंधित कार्यों को पूरा करती हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका की जो जांच संबंधित कार्य है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम करता है। तो व्यवस्थापिका एक प्रकार से रक्षक और पहरेदार की भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के कई महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थापिका जन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें जनता के प्रतिनिधि जो है वह बैठते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका सीधी जनता से जुड़ा हुआ एक प्रकार से सरकार का अंग होता है। तो इस प्रकार हमने व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में बच्चों पढ़ा है। और उसी प्रकार व्यवस्थापिका का संगठन भी होता है कि व्यवस्थापिका संगठन की दृष्टि से दो प्रकार की व्यवस्थापिकाएं प्रचलित है। एक तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और दूसरी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका वह होती है जहाँ पर व्यवस्थापिका का एक सदन ही होता है। तो ये हम देखते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में कई देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की प्रणाली को अपनाया गया था। तो यूरोप के कुछ देशों में आज भी, जैसे यूनान, बल्गारिया में एक सदन है, और विश्व की सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो चीन है वहाँ पर भी एक सदन है, यानी कि वहाँ की व्यवस्थापिका भी एक सदनात्मक है। और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका जो है उसके बारे में विद्वान जो उसके समर्थक है वो यही कहते हैं कि कानून जनता की इच्छा या उसकी जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं और वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए जनता की इच्छा एक समय पर एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसलिए एक सदन द्वारा ही जनता के प्रतिनिधित्व का कार्य किया जा सकता है, न कि दो के द्वारा। तो इसलिए एक सदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसके लिए उसके जो समर्थक विद्वान है वो यही कहते हैं कि दूसरा सदन अनुपयोगी होता है, खर्चीला होता है और अनावश्यक होता है। अब हम देखते हैं संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक होती है। और आज विश्व में हम देखें तो विश्व के अधिकांश लगभग सभी देशों में व्यवस्थापिका का जो है वह द्विसदनात्मक रूप ही प्रचलित है और वही मान्य है। हालांकि दूसरे सदन का महत्व प्रथम सदन से कम है या इतनी उसकी कार्य शक्तियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी दो सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रचलित है। अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जैसे भारत में भी लोकसभा और राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन है। इंग्लैंड में भी लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है और प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन। अमेरिका में भी सीनेट द्वितीय सदन है और प्रतिनिधि सभा जो है वो प्रथम सदन है। तो इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका
जो है प्रचलित है। और अगर हम द्विसंधात्मक अवस्थापिका के इतिहास में जाएं तो एक ऐतिहासिक विकास और संयोग का परिणाम है, और यह ऐतिहासिक विकास ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की देन है। ब्रिटेन की जो संसद है वो विश्व की सबसे प्राचीन संसद कहलाती है, या फिर हम उसको संसदों की जननी भी कहते हैं। तो प्रजातांत्रिक वर्तमान के लोकतांत्रिक देशों में ब्रिटेन में हम देखें कि जिस द्विसंधात्मक अवस्थापिका का विकास हुआ वो ऐतिहासिक सहयोग का परिणाम था, और आज उसका श्रेय जो है वो ब्रिटेन को ही जाता है द्विसंधात्मक अवस्थापिका के विकास का। तो आज विश्व के लोकतांत्रिक जो भी बड़े राज्य है उसमें व्यवस्थापिका के 2 सदन ही होते हैं, और ये 2 सदन जो है उसका संगठन भी थोड़ा सा हर देश में, हर राज्य में अलग अलग होता है। कहीं पर दूसरा सदन निर्वाचित है, कहीं वंश परंपरा पर आधारित है, कहीं मनोनीत किए जाते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसके सदस्यों का जो है वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों व्यवस्थापिका का जो संगठन है, जो द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है, उसकी संरचना, उसकी संगठन हर देश में उसका निर्वाचन अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रक्रिया पद्धति होती है। तो आपके जो अक्सर बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है व्यवस्थापिका के संगठन की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो, कि द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका के गुण और उसके दोष। द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका क्यों ज़रूरी है, तो इसके पक्ष में विद्वान जो है वह विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं। उसमें से तर्क जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि कुविचारपूर्ण कानून के निर्माण पर रोक, यानी कि विवेकपूर्ण कानून को प्रोत्साहन। तो द्वितीय सदन का जो विद्वान है वो यह कहकर समर्थन करते हैं, उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि उस सदन, निम्न सदन द्वारा जो बिना सोचे समझे या बिना किसी विवेक के जल्दबाजी में जो कानून बनाता है, जो प्रथम सदन, उस पर द्वितीय सदन रोक लगाने का कार्य करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि उत्साह में, जोश में बिना किसी विचार विमर्श के या विवेक के कानून ऐसा पारित कर देते हैं, तो उस पर द्वितीय सदन जो है उस पर विचार करता है, और इस प्रकार उस कानून की छटनी हो जाती है और एक सही कानून का निर्माण हो जाता है। क्योंकि द्वितीय सदन के सदस्य अक्सर अनुभवी होते हैं, तो वो एक विवेकपूर्ण कानून का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय सदन जो है वह महत्वपूर्ण है। दूसरा तर्क द्वितीय सदन या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में यह दिया जाता है कि प्रथम सदन की निरंकुशता व मनमानी पर रोक। द्वितीय सदन का एक सबसे बड़ा गुण यह भी है कि प्रथम सदन की निरंकुशता और मनमानी पर लोग रोक लगाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रथम सदन मनमाने कानून बनाता है या निरंकुश तरीके से कानून बनाता है जो देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसके लिए द्वितीय सदन जो है वह एक प्रकार से प्रथम सदन की निरंकुशता और मनमानी पर रोक लगाने का काम करता है, और इस प्रकार जनहित की रक्षा का काम हो जाता है। तीसरा जो तर्क है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में दिया जाता है वह यह है कि विशिष्ट वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यक वर्ग, विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों, विशिष्ट वर्गों, जातियों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। क्योंकि अक्सर प्रथम सदन में सामान्य चुनाव होते हैं और उसमें बहुसंख्यक लोग उसमें जो है सामान्य निर्वाचन के आधार पे सामान्य बहुसंख्यक जो जनता है वो सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लोगों का चयन कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो है वह प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। तो द्वितीय सदन में जो निर्वाचन के तरीके, कहीं पर मनोनयन का, कहीं वंशानुगत का, कहीं वर्गीय आधार पर भी है, कहीं निर्वाचन के आधार पर भी है। तो उससे विभिन्न जातियों को, विभिन्न विशिष्ट वर्गों को, विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इस प्रकार द्वितीय सदन जो है वह विभिन्न वर्गों और विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का और जातियों का और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न विशिष्ट वर्गों का और विभिन्न समुदायों का उसमें प्रतिनिधित्व
हो जाता है। एक और तर्क दिया जाता है द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में कि प्रथम सदन के कार्यभार को कम करना या हल्का करना। तो चूंकि हम देखते हैं कि राज्य के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जटिलताएं भी आ रही है, तो इस आधार पे कानून निर्माण संबंधी कार्य इतना बढ़ गया है कि प्रथम सदन पर उसका भार बढ़ गया है और वो अकेले उन कार्यों को नहीं संभाल सकता। तो उस सदन होने पर प्रथम सदन का कार्यभार हल्का हो जाता है कि जो कानून कम महत्वपूर्ण है वह द्वितीय सदन में उस पर विचार विमर्श हो जाता है। इस प्रकार प्रथम सदन जो है महत्वपूर्ण विषयों पर अपना विचार विमर्श करके और अपने समय को बचा सकता है। तो इस प्रकार इससे प्रथम सदन के कार्यभार में तो कमी होती है, साथ ही उसके समय में भी बचत होती है और वो काम अच्छे से कर सकता है महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करने में। इसके अगले पॉइंट्स हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में।